नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे देश के उस आम बजट की जिस पर सभी की निगाहें थीं। कल ये बजट आ तो गया, लेकिन इससे मध्य प्रदेश को क्या मिला? क्या मध्य प्रदेश की उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की विकास की रफ्तार बरकरार रह पाएगी, या फिर इस बार झटका लगा है मध्य प्रदेश को? क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्रीय करों का जो हिस्सा हमें मिलता है वो कम कर दिया गया है और 7,500 करोड़ के आसपास वो कम किया गया है। इसके अलावा जो पिछले साल का यानी कि 2025-2026 वर्ष का जो तय था उसमें भी कटौती कर दी गई है। जो तय किया गया था कि अनुमान दिया गया था कि हम इतना पैसा केंद्र राज्य सरकार को कर्ज के तौर पर जो कर हैं उनका परसेंट के तौर पर आपको देगा, वो भी करीब 2,300 करोड़ कम हो गया है। यानी मोटे तौर पर 10,000 करोड़ का तो नुकसान सीधे तौर पर यहां दिख रहा है। इसके अलावा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना की गई है। उसमें प्रावधान अब कर दिया गया है कि अब 40% जी राम जी योजना का पैसा राज्य को अपनी जेब से देना है। पहले यह पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। यह भी करीब 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास बैठता। कुल मिलाकर के 12-13 हजार करोड़ का सीधा फटका लगना, सीधा नुकसान होना, सीधा घाटा होना, यह कांग्रेस भी कह रही है और यह कई और अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि यहां पर यह नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरे जो एक्सपेक्ट हैं उसमें हमारा बजट बढ़ा भी है। सिंहस्थ को लेकर 20,000 करोड़ की मांग की गई थी मध्य प्रदेश में, उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए। इस पर कोई अभी फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है, बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो क्या मध्य प्रदेश की हुई है इस बजट में बल्ले बल्ले, या राज्य रह गया खाली हाथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि ये केवल बातें इसमें हुई हैं और इसमें किसी का भला नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर बात करें वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, तो उन्होंने बताया है ये बहुत ही अच्छा बजट है और सभी को इसमें शामिल किया गया है। सर्वस्पर्शी बजट उन्होंने इसे बताया है। सुनिए दोनों के बयान। बजट के अंदर जो केंद्रीय कर था उसके अंदर कटौती की गई, तो ना किसानों के हक की बात है, ना किसानों की एमएसपी की बात है, ना युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके नए स्टार्टअप की बात है। रही आदिवासी दलित जो परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं के अंदर आपने देखा कि कोई विशेष प्रायोजन नहीं किया गया। आपने पिछले 5 साल से पैसे काटे, तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर परियोजनाओं से विशेष केंद्रीय सहायता जो पैसा मिलता था वो आपका पैसा आपने कम कर दिया। मनरेगा को लेके जहां पहले केंद्र पे निर्भरता थी, अब नया कानून बना के मनरेगा के नाम पर 60-40 कर दिया। सिंहस्थ को लेके जो यहां की मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे, आपने क्यों नहीं दिए ये बताए। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को जो बीजेपी मायका कहती है, ससुराल वाले मध्य प्रदेश मायका को भूल गए भारतीय जनता पार्टी के। मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए और पूरे सभी वर्गों के लिए बजट में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सरकार ने। कोई वर्ग वंचित नहीं रहा। मुझे लगता है अगर उसको आप अच्छे से देखेंगे तो अब जैसे गंभीर बीमारियों के मामले में कस्टम जो लगता था उसमें छूट का प्रावधान किया है। तो ये किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई गंभीर बीमारियां हो। जो कस्टम लगता था उसको कम किया है, सीमा शुल्क में कमी की है। तो ये पूरे देश में सभी मध्यम वर्ग के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। सवाल क्या है? आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। आज हमारे सवाल ये रहे, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद जरूरी सवाल हैं ये। और ये सवाल कहते हैं कि आम बजट में एमपी को क्या मिला? जनता की बल्ले बल्ले या इस साल नुकसान होगा? सीधा सवाल है। राज्य को 12,000 करोड़ के घाटे का आरोप लगे, टैक्स के 10,000 करोड़ कम मिलेंगे। कांग्रेस बोली ना सिंहस्थ की राशि मिली ना बजट बढ़ा, डबल इंजन सरकार ने एमपी को धोखा दिया। एमपी को आम बजट से लगा बड़ा झटका, 12,000 करोड़ की कटौती की, सिंहस्थ का बजट भी अटका। यह महत्वपूर्ण सवाल है भाई। 12,000 करोड़
वो भी तब जब हमें कर्ज लेकर के अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शिल्पी अग्रवाल जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। और अर्थशास्त्री के तौर पर अंजलि जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को अंजलि जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि यहां यह समझना जरूरी है कि देश को क्या मिला तो ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या मिला। मुझे यह बताइए कि यह जो बजट रहा, क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा बजट का एलोकेशन हमको देखने को मिला है क्या? बजट मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और हमें इस बजट में क्या मिला तो हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जी। हम वैसे ही जो विकास की गति है, उस विकास की गति में हम वैसे ही पिछड़े हुए हैं। ऐसा लगता है इस बार का बजट केवल हमारे 4 देशों, साउथ के 4 देशों केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके लिए ये बजट आया है। वही ज्यादा विकास की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश, जो कि मतलब कहा जाता है कि जब केंद्र में भी हमारी सरकार हो और यहाँ भी हमारी सरकार हो तो हमारी वल्ले वल्ले होती है, और अभी तक होती भी रही, मैं ये कहूँगी। ऐसा नहीं पिछले बजटों में हमें इतना निराशा का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु इस बजट में जिस प्रकार कटौती हुई, जिस प्रकार सिंहस्थ की 20,000 करोड़ रुपए हमें नहीं दिए गए, हमारे यहाँ युवाओं के लिए कोई भी किसी भी तरह के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोई प्रोजेक्ट, कोई कॉरिडोर्स, कहीं भी हमें मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं सुनाई दे रहा था इस बार बजट में। कॉरिडोर्स बनाए गए तो कहीं और, क्लस्टर्स बनाए गए तो कहीं और। ऐसा नहीं कि बजट में नहीं दिया गया, बजट में प्रावधान किए गए, पर मध्य प्रदेश क्यों निगाह में नहीं आया? हम तो दिल हैं, हम तो बीच में बसते हैं, हमारे बिना विकास की सब गतियां हमारे से कॉरिडोर होकर निकलने वाले हैं, पर हमारा क्या? हम मध्य प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से, मध्य प्रदेश के युवाओं को, सारा युवा हमारा मध्य प्रदेश का कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाता है, सारा पलायन हो जाता है। हमारा बच्चा आज भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में पढ़ता है, IITs में जाता है, इंजीनियर बनता है, परंतु रोजगार के लिए तो उस बच्चे के पास हमारे मध्य प्रदेश में कोई रोजगार ही नहीं है, ना ही कोई रोजगार में सृजन के लिए कोई स्कीम कोई इसमें सामने लाई गई। भाई, जब तक देश का, हमारे राज्य का औद्योगिक विकास गति नहीं पकड़ेगा, जब तक IT सेक्टर गति नहीं पकड़ेगा, हम बहुत पहले बात हुई थी कि इंदौर को हम IT हब बनाएंगे, परंतु इंदौर भी वहीं की वहीं है। भोपाल में तो कोई जॉब सही नहीं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज भी है हमारे यहाँ, वो अधिकतर सारी यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं। MSME सेक्टर जो है उसकी भी बुरी हालत है। हम कृषि पे हम कहते थे कि मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ चुका है, पर अब बीमारू राज्यों की श्रेणी से हम बाहर आ गए तो क्या हमको वापस रुग्ण बनाया जा रहा है? अगर इस तरह की बजट में कटौतियां मिली, हमको कुछ ऐसा अनदेखा किया जाए हमारा, यदि मध्य प्रदेश का इस तरह से अनदेखा किया जाएगा, क्या केवल चुनावी साल में हमारी तरफ देखा जाएगा? क्या बिना चुनावी साल के हमारी तरफ देखा नहीं जा सकता? हमें आवंटन नहीं किए जा सकते? ठीक है, तो इस सबसे विकास तो प्रभावित होगा ना। विकास के लिए तो जब तक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? ठीक है अंजलि जी। और जबकि हम रेवेन्यू के तौर पे, GST कलेक्शन के रूप में हम सब कुछ दे रहे हैं, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम दे रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार से तो चूक नहीं हो गई, हम किसी के आगे अपने समस्या को रख नहीं पाए क्या अच्छे से? ठीक है अंजलि जी, मैं आ जाता हूं इसी मुद्दे को लेकर के। शिल्पी जी आपके पास। शिल्पी जी, मुझे ये बताइए, देखिए ये आरोप जो है उमंग सिंगार जी भी लगा रहे थे कि एक तो हमारा जो केंद्रीय करों से मिलने वाला कर का हिस्सा है उसको घटा दिया गया है, जो इस साल अनुमानित रकम हमें मिलनी थी, बजट हमें मिलना था केंद्रीय करों का, उसमें भी 2300 करोड़ का घाटा उसमें भी हो गया है। आने वाले में 7,500 करोड़ वो घटा दिए गए हैं, करीब 10,000 करोड़ तो यहीं पर हमारे साथ होता है, ऐसा लग रहा है कि कमी हो गई। और दूसरा 20,000 करोड़ मांगे थे सिंहस्थ के लिए, 1 रुपया नहीं मिला अभी, क्या कहेंगे आप? आदरणीय अभिलाष जी, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है वो एक विज्ञापन चलाता है कि हिंदुस्तान का दिल देखो, मध्य प्रदेश देखो, लेकिन जब बजट की बात आती है तो मध्य प्रदेश का म भी नहीं बोला जाता है। ये वही मध्य प्रदेश है जिसने हिंदुस्तान को 29 सांसद दिए हैं,
लेकिन जब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात होती है तो हम कहीं नहीं होते हैं। जब आयुष एम्स की बात आती है तब हम कहीं नहीं होते हैं। जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है तब हम कहीं नहीं होते हैं। जब फार्मिंग सेक्टर की बात आती है तो दक्षिण में उग रहा जो नारियल है वो बजट के अंदर जगह बना लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश जो सोयाबीन और मक्के का सरप्लस प्रोड्यूसर है वो बजट के अंदर कहीं जगह नहीं बना पाता है। आप अगर डेवल्यूशन के तौर पर देखेंगे तो जो हमारा कर प्रतिशत है वो हम 7.85% से घटकर 7.34% के अंदर आ चुके हैं, और यही मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को सबके सामने उजागर कर देता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जीडीपी के अंदर हम एक बेहतर स्टेट बन के आए हैं, लेकिन जीएसटी पे बात नहीं करती है, जहां पर हम 9% की घटौती जो है वो रिकॉर्ड करते हैं नवंबर के महीने में। और जीएसटी ये बताती है कि बाजार के अंदर व्यापार नहीं है मध्य प्रदेश में। आप देखिए 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की बात हुई है बजट के अंदर, लेकिन आपको लगता है मध्य प्रदेश इसका हिस्सा बन पाएगा? अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो मात्र 25% है, यानी 100 में से सिर्फ 25 बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर होते हैं। ऐसे में क्या हम एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप का हिस्सा बन पाएंगे? आप एमएसएमईज की बात करिए, जहां पर 5 लाख करोड़ 53 लाख करोड़ का बजट आता है, आप मात्र 10,000 करोड़ देते हैं एमएसएमईज को, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। और उसमें भी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? जब आप ट्रेड के माध्यम से लिक्विडिटी सपोर्ट की बात करते हैं तो पहले ग्राउंड रिपोर्ट ले आइए अभिलाष जी कि मध्य प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, वो ट्रेड के ऊपर रजिस्टर्ड कितने हैं? हम लोग अंबानी अडानी के साथ नहीं काम कर रहे हैं, हमारा छोटा व्यापारी लोकल मार्केट में काम कर रहा है, छोटे छोटे सरकारी ठेकों के माध्यम से काम कर रहा है, सरकारी भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको लगता है कि ये 7 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी सपोर्ट है ये हमारे किसी काम का है? अगर हम स्टार्टअप की बात कर लें तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त हम 10,000 स्टार्टअप्स टच करेंगे वर्ष 25 के अंदर, लेकिन हमने टच कितना किया? मात्र 6,000, और उसमें भी 180 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। क्या ऐसे आप मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे? ना प्रोसेसिंग यूनिट्स पर बात है, ना एमएसपी के ऊपर बात है, ना टेक्सटाइल एसोसिएशन की मांग पर ध्यान दिया जा रहा है, जो जीएसटी फ्री प्रोडक्ट्स चाहती है, जो इनपुट टैक्स से मुक्ति चाहती है। शिल्पी जी, कांग्रेस जिस पर विरोध करती थी कि महात्मा गांधी जी का नाम इतनी बड़ी योजना से हटा दिया, महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना लेकर आ रहे हैं जो खासतौर से बुनकर और शिल्पियों के लिए इस तरह की चीजों के लिए फोकस रहेगी, और महात्मा गांधी जी का नाम भी ला रहे हैं, तो इस पर तो कम से कम आप खुश हो जाइए कि महात्मा गांधी जी का कथित अपमान जो किया था उसकी अब क्षतिपूर्ति कर ली गई है। अभिलाष जी, हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सनातन संस्कृति का संरक्षक बताती है। मोहनदास करमचंद गांधी वो थे जिन्होंने इस देश को राम राज्य की अवधारणा दी थी, जिनकी प्रत्येक सांस में राम बसे थे, जिनके अंतिम शब्द हे राम थे। क्या एक राम भक्त से डर रही है भारतीय जनता पार्टी, या महात्मा गांधी जी के कद से डर रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं दुर्गेश केसवानी जी आपके पास। दुर्गेश जी, देखिए एक नया डेटा मेरे पास आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि करीब 15,000 करोड़ का घाटा हमें करों के तौर पर 12,000 करोड़ का वो घाटा है, और 2-3 करोड़ हमें, चूंकि मनरेगा का स्वरूप बदल लिया गया है, 40% हमारा राज्य को वहन करना होगा, वो भी एक बड़ा बर्डन आने वाला है हमारे ऊपर। और आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था वो बता रहा था कि फ्रीबीज जो है वो किसी भी राज्य के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में विकास की डबल इंजन की रफ्तार की जो उम्मीद थी वो क्या धीमी पड़ जाएगी? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं शिल्पी जी का धन्यवाद करता हूं, जो कांग्रेस देश भर में 2-4-5 स्टार्टअप्स खोल पाई, आज 6,000 सिर्फ मध्य प्रदेश में, तो ये उस चीज को निश्चित रूप से ये उनको आईना दिखाने का काम कर रही। और इनके मुंह से हम लोग उद्योगों की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके समय पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर उद्योग ही काम करता था। इनके समय पे सिंचाई का रकबा क्या था? इनके समय पर मध्य प्रदेश में जैसे ही गाड़ी एंट्री करती थी तो पता पड़ जाता था हम मध्य प्रदेश में आ गए। और आज ये सिर्फ आलोचना करके काम कर रही हैं। इनके समय से सिंचाई का रकबा कितना था, और निश्चित रूप से हमारी जो यहाँ पे विश्लेषक बैठी हैं जैन साहब, तो उन्होंने भी बहुत सी बातों को इंगित किया। क्या 2 टियर 3 टियर सिटीज को 5,000 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो क्या भोपाल को नहीं मिलेंगे? क्या
जो चीजें कम हुई हैं, जिनके रेट्स कम हुए हैं पूरे बजट में, फिर चाहे स्मार्टफोन और टैबलेट की बात करें, चमड़े का सामान बात करें, सोलर पैनल बात करें, गंभीर बीमारी की दवाइयां, जो डायबिटिक की दवाइयों बनने का काम, कैंसर की दवाइयों को कर से मुक्त करने का काम, पर्सनल यूज के विदेश के सामान, सिंथेटिक फुटवेयर, ईवी बैटरी के सामान, माइक्रोवेव ओवन, खेल सामान, कपड़ा, विमान, ईंधन, परमाणु उपकरण, तेंदु पत्ता, अनेक चीजें हैं जिसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। और फिर चाहे हॉस्टल्स की बात कर लें, हॉस्टल खोलने की बात कर लें, इनके समय पे कितने एम्स थे ये तो बता दें कि देश भर कितने एम्स थे। 4 एम्स थे टोटल। आज एम्स की संख्या देश में देखिए, आज हम आयुर्वेद एम्स की आगे उसकी ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र, और माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द दिया है ज्ञान, गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता, इन सब के लिए इस बजट में प्रावधान है। और आप बिल्कुल भी मत विचलित होइए मध्य प्रदेश के लिए, आपसे क्योंकि जनता विमुख हो चुकी है, आप मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम न करिए। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से काम करेंगे। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है, आज पहले उद्योगपति मध्य प्रदेश आने से घबराता था, इनके समय पे सत्स्यु समस्या की बात कर लीजिए, बिजली पर्याप्त न होना, सड़क पानी नहीं दे पाना, आज सब मध्य प्रदेश में पर्याप्त है। इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो उद्योगों के लिए काम कर रहा है। बार बार इन्वेस्टर सबमिट करना, लोगों के रीजनल सबमिट करना, ना उनकी एफर्ट्स, ना दुर्गेश जी, वो उनकी एफर्ट्स अलग चीज है, लेकिन केंद्र से जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता था, कभी हमें कोई एम्स मिल जाता था, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी मिल जाती थी, कहा है कि 5 या 10 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी जो पूरा कैंपस बनेगा। अब उसको वो कह रहे हैं कि देखते हैं किस राज्य को देंगे, एलोकेशन नहीं हुआ, पर उस पर मैं बात करूंगा आगे। देशदीप सक्सेना जी को इन्वॉल्व कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी, देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो सिंहस्थ को लेकर के बड़ा झटका है, क्योंकि अगर ये आगे जाकर के सप्लीमेंट्री, हालांकि बजट में इसका एलोकेशन हो सकता है, पर तैयारियां चूंकि बहुत बृहद स्तर पर होनी थी और अभी तक अगर बजट एलोकेट नहीं हुआ है तो वहां पर एक दिक्कत दिखती है। दूसरा, पहली बार यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खाते में स्पेशल कुछ नहीं आया, यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह जो है कि रेलवे ने करीब 15,188 करोड़ का एलोकेशन किया है, जो कि बहुत बड़ा एलोकेशन माना जा रहा है। अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा एलोकेशन मध्य प्रदेश में इसको कहा जा रहा है। तो रेलवे के लिहाज से चूंकि हम सेंटर और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट दोनों को कवर करते हैं, तो हमारे हिस्से वो चीजें आई हैं। क्या हमें खुश होना चाहिए इससे, या आपको लगता है कि नहीं, मध्य प्रदेश ज्यादा डिजर्व करता था? देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और ज़्यादा डिजर्व करता था। रेलवे तो जैसे आपने बताया कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो जी सारी ट्रेन, ज़्यादातर ट्रेन यहाँ से पास होकर जाती हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में भी मेट्रो की बात करें, तो वो कितना इफेक्ट होने वाला है ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे मैं आपको बताऊं एक एक करके, आपने पहले बोला कि सिंहस्थ का काम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होने वाला है, और सरकार को अपनी तरफ से संसाधन जुटाने पड़ेंगे जब तक केंद्र कोई सप्लीमेंट्री प्रोविजंस नहीं करता है। मध्य प्रदेश को इसलिए भी और ज़्यादा मिलना चाहिए था क्योंकि मध्य प्रदेश की जो माली हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश का जो बजट है, देखिए वो 4,21,000 करोड़ का बजट है, लेकिन हम पे ऋण 4,65,000 करोड़ का है। लाडली बहना योजना से जो ब्लीड हो रहा है खजाना, लगभग 18,699 करोड़ रुपए, करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमको जो कमिटेड जो हमारे जो काम हैं केवल वही हो पा रहे हैं, जैसे पेंशन देना, सैलरीज देना, ये काम में ज़्यादातर पैसा जा रहा है। हमने जो ऋण ले रखा है उस पर हमको इंटरेस्ट देना है लोन पे, वो हम समय पे नहीं दे पाते हैं, तो उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। फिर जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि जीएसटी का पैसा हमेशा बकाया रहता है केंद्र के पास। जब से जीएसटी शुरू हुआ है, कभी भी किसी भी राज्य को उसका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जो पिछला जो बजट था, अभी जो बजट में हमको नहीं मिला है वो तो नुकसान होना ही है, लेकिन जो पिछला बजट था मैं आपको बताता हूँ, जल जीवन मिशन का जो फंड था 25-26 का, वो फंड हमें पूरा नहीं मिला है। हर घर नल योजना थी ये, अभी हमने देखा कि इंदौर में क्या स्थिति हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है भागीरथपुरा में। अभी भी आज भी एक 65 साल की महिला के डेथ होने की खबर आई है। ये सरकार
सड़क, बिजली, पानी के नाम पर ही आई थी, लेकिन पानी अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है मध्य प्रदेश में। सेफ पोर्टेबल वाटर। फिर पिछले बजट में जो पीएम आवास योजना थी उसके फंड पूरे नहीं आए, तो आधे अधूरे मकान बने हुए हैं, कुछ शुरू ही नहीं हुए हैं। मैं ये वो बता रहा हूँ जो कि काम रुके हुए हैं पिछले साल के बजट प्रोविजंस ना आने से। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, उसका काम रुका हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा है फंड की वजह से, और आने वाले समय में और दिक्कत होने वाली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, मैं बताऊं आपको, मैंने पीएम ई बस योजना, जिसमें करीब 972 बसेस चलनी थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर में, वो उसका 60% अभी भी जारी नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रा था, हमारे जो 12 मेडिकल कॉलेजेस बनने थे, वो फंड नहीं आया, उसकी वजह से दिक्कत है। फैकल्टीज आनी है, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। फिर मैंने आपको बताया जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें मतलब सड़कें वगैरह के अलावा जी, एक जो आईटी की बात थी वो भी उसी में था, आईटी पार्क्स की, जो अभी अंजलि जी जिस बात पे चिंता जाहिर कर रही थी। जी सर। तो हमें न केवल इस बजट के में सरकार को नुकसान दिख रहा है, हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ है, पिछले बजट में भी बहुत सारा प्रोविजन हमको नहीं मिल पाया। ठीक, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये। ठीक है, मैं वापस आता हूं अंजलि जी आपके पास। अंजलि जी देखिए, शुरू में आपने जो चिंता जताई उससे बहुत आगे विस्तृत तौर पर बता रहे थे देशदीप जी। अब दिक्कत यही है कि चूंकि बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं हाल में, अब यहां पर डिलीवरी का वक्त आता है। कहा गया है कि लाडली बहनों की राशि को बढ़ा करके हम 2500-3000 तक लेकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो अभी 18,000 करोड़ की 18,699 करोड़ की ब्लीडिंग है, ये करीब करीब 20-22 हजार करोड़ तक पहुंचेगी। और यहां एलोकेशन लगातार कम हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बजट का केंद्रीय करों का जो हिस्सा है वो इस साल कम हुआ है। ये जो अभी वर्तमान में जो 2025-26 चल रहा है अंजलि जी, इसमें भी ये कहा गया कि 2,300 करोड़ रुपए इसका भी हमें कम मिलेगा, और आने वाला भी 7,500 करोड़ कम मिलेगा। तो फिर हमारे वित्तीय प्रबंधन होंगे कैसे आगे? ये बड़ी चुनौती बन रहा है क्या हमारे लिए? भाई एक मैं इकोनॉमिक्स की बात आपको बताना चाहती हूँ। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितना प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। सवाल ये होता है कि हम जितना भी लाडली लक्ष्मी बहनों को पैसा दे रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं कहती हूँ ठीक है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो वो पैसा अनुत्पादक कार्य में खर्च हो रहा है, उसके बदले में आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही, तो इसलिए वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कोई भी घर, कोई भी राज्य, कभी भी ये फ्रीबीज जो बांटी जाती है, इन फ्रीबीज के आधार पे कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई छोटा सा पंचायत भी क्यों ना हो, वो विकास नहीं कर सकती। आप पैसे से पैसा बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो यहाँ हम पैसे से पैसा कहाँ बढ़ा पा रहे हैं? हम जितना सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं वो पैसा वहां खर्च होकर कंज्यूम हो जाता है। तो जब तक हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, हम जो हमारे कामगार वर्ग है, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं लाडली लक्ष्मी के विरोध में नहीं हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लाडली लक्ष्मी बहनाओं को जब पैसा दे रहे हैं उसके बदले में उनसे सूक्ष्म कार्य कराइए ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कराइए, उनसे आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कराइए। छोटे छोटी चीजें बना सकती हैं, घर में अचार, मुरब्बे, पापड़ वो बना सकती है। फ्री में जो आप पैसा दे रहे हैं आप उनको सहूलियत दीजिए और काइंड में दीजिए। नगद पैसा देने से, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे को कि ठीक है तुम्हें टॉफी चाहिए, हम टॉफी खिला देंगे पर हम पैसे नहीं देंगे, कई माँ बाप ऐसा करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे बच्चे की आदत ना बिगड़े। अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि सब बहनों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आप जिन महिलाओं को ये पैसा मिलता है, मैं आज ही बैंक गई थी, बैंक में बैंक कर्मचारी इतने परेशान थे, इतना क्राउड उनके ऊपर था, इतना प्रेशर उनके ऊपर था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो ऑनलाइन तो निकाल नहीं सकती पैसा, उन्हें भी आना है। और पैसा एक ऐसी चीज होती है जो सबको चाहिए, उनको भी चाहिए, परंतु उस पैसे का कितना दुरुपयोग उनके घरों में हो रहा है, कितना उनके पति या उनके अन्य जो पुरुष सदस्य है वो उनको तो नहीं मिल रहा ना, वो तो उसी हाल में। हम ये सोचे लाडली लक्ष्मी बहनाओं में कोई सुधार हो गया हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी हो, ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं अपने आसपास में ही सर्वे करके देखती हूँ, भाइयों से भी बात करती हूँ, तो
ऐसा मुझे महसूस होता है कि जब तक उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट को हम उत्पादक कार्य में ना लगाएंगे, कुछ ना कुछ हमें उनसे कार्य करवाना चाहिए, उसके बदले में पैसा दिया जाए, वो ज्यादा उचित होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी न्याय संगत होगा। ठीक है, शिल्पी जी आपके पास आता हूं। शिल्पी जी देखिए, यहां पर एक और बड़ी समस्या जो मध्य प्रदेश के सामने ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में खड़ी होगी, और ये बात आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे देश के लिए, लेकिन चूंकि हम आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि अभी फ्रीबीज का इतना ज्यादा बोझ हो गया है हमारे ऊपर कि हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं, कैपेक्स है, उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पुल, सड़क निर्माण, यहां जहां से हमें रिटर्न्स मिलते हैं, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो वहां पर हमारी वो चीजें बहुत कमी हो गई है। उसकी वजह से हमारे पास इतना वित्तीय बोझ आ गया है कि हम इस तरह बेसिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। गुजरात या महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए हो सकता है इसकी जरूरत ना हो, पर मध्य प्रदेश ने तो विकास की रफ्तार पर दौड़ना शुरू किया था। हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि वो फंडिंग हमारे पास आती रहे, ताकि हमारे बड़े बड़े हाईवेज, ब्रिजेज, रोड, स्कूल, अस्पताल, सड़क सब बनता रहे। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ठीक से काम कर पा रही है और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर ठीक से काम कर पा रही है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मध्य प्रदेश में करें तो स्वयं इनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो वो सड़कों की स्थिति और हालातों के ऊपर चिंता व्यक्त करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से, वो भी सामने नजर आ रहा है। और अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मामलों में बात करें तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी फार्मिंग हो, चाहे हमारी सुरक्षा हो, हर तरीके से मध्य प्रदेश का बंटाधार हो चुका है। और आप ये देख लीजिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था के ऊपर और वित्तीय बोझ की बात करी है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे देश से एक साल के अंदर $19 बिलियन जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं। और अगर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करूं तो जो इंडियन फर्म्स हैं वो लगभग 24 से 40 बिलियन डॉलर जो है वो ओवरसीज इन्वेस्ट कर रही है। और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विदेशों में जा रहे हैं निवेश आकर्षित करने के लिए। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम एक कृषि राज्य हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारा कृषि सेक्टर, प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर, क्लस्टर मॉडल्स के ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिस तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप एमएसएमई सेक्टर्स की बात कर लीजिए तो आज उनका पूरी तरीके से कमर तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए तो लगभग 26 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। अगर आप स्कूली शिक्षा की बात करेंगे तो 29,000 स्कूल्स हमारे यहाँ पर बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। और एक छोटा सा जवाब दुर्गेश जी को हमें देने दीजिए, जो कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे। तो दुर्गेश जी, मनमोहन सिंह जी के समय हमारा कुल बजट जो था ना वो लगभग 16 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज 53 लाख करोड़ का है। लेकिन तब देश की जीडीपी 11 साल पहले 7.7% थी और आज मात्र 7.4% है। और जीडीपी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय है मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर अगर 17% था तो आज मात्र 12.8% है। ये आपके सरकार की ग्रोथ है। ठीक है, भले ही जी शुक्रिया। मैं जल्दी से दुर्गेश जी आपके पास आता हूं। दुर्गेश जी देखिए, हमारे सामने चैलेंजेस इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये सबको पता है कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, बार बार हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। और बीजेपी चूंकि पिछले 20 सालों से सत्ता में करीबन रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी और केंद्र से हमें पूरा सहयोग मिलना चाहिए। राज्य सरकार इस संघीय व्यवस्था में अपने स्तर पर जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन केंद्र से उतनी मदद अगर नहीं मिली जितनी हम उम्मीद रख रहे थे, जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे लिए चिंता का सबब होगा आने वाला वक्त। देखिए अभिलाष जी, आप जिस कर्ज लेने की बात कर रहे हैं वो जो हम कर्ज ले रहे हैं वो सोशल जस्टिस के लिए ले रहे हैं और उन स्कीम्स के लिए ले रहे हैं जो सोशल जस्टिस की स्कीमें हैं। और हमारा कर्ज आईफा अवार्ड के लिए तो नहीं है, आईटा अवार्ड के लिए नहीं है, न तो बंगलों की रंगाई पुताई के लिए। ये कर्ज प्रदेश की जनता के लिए और जो योजनाएं कार्यरत हैं उन योजनाओं के लिए। अब हमारी जो यहाँ पे अंजलि जैन जी बैठी हैं वो लाडली बहना के लिए कह रही थी कि उनसे कुछ उनको एक्सपेंसेस दिए जाएं, काइंड में दिए जाएं। तो यह जो स्कीम है उससे महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना लाई गई है। फिर चाहे लाडली बहना हो जाए, लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, कन्यादान योजना हो जाए, इन योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के काम हमारी सरकार कर रही है और पूरा देश ही नहीं विदेशों में इन सब चीजों को सराहाया गया है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो एक्सपेंडिचर की बात कर रही थी, जिनके समय पे
एक्सपेंडिचर की बात कर रही थी कि भाजपा को एक्सपेंडिचर करना नहीं आता है, जिनके समय पे सरकारी ओडी पर चलती थी, आज वो हम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्या कि वो कैसे खर्चा करना है और कैसे क्या करना है। हम प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये अभी बता रही थी बंटाधार करने का काम किया है, अरे उसके लिए तो दिग्विजय सिंह जी काफी थे, जिन्होंने प्रदेश को आज इतना पीछा करके लेके आ गए कि उसको बनाने में ही फिर एक नया वो लग गया। और कृषि प्रधान है, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी कृषि प्रधान है, पर आप ये तो बताइए कि उन किसानों को कर्ज माफी का झूठ किसने दिया, उनको डिफॉल्टर बनाने का काम किसने किया? आपके समय पे कितना रकबा था और आज कितने रकबे पे सिंचाई हो रही है? ये किताबें पढ़ लिया करो। आप क्या है, राहुल गांधी की विद्यालय की छात्रों, एक ही तरह की बात कर ली हमने, एक ही जैसी बातें कर ली, बार बार हम उसी बात को कर रहे हैं कि रोजगार रोजगार। अरे रोजगार सतत एक प्रक्रिया है, उसमें हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, और हमें आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभिलाष जी, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, सर्टिफिकेट दे रही है। ठीक है शिल्पी जी दुर्गेश जी, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम सालों से जा रहे हैं और जनता हमारी जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हमें वोट देने का काम करें। ठीक है दुर्गेश जी, आपको क्या, आपने एक्सपेंडिचर बता दो, क्यों नहीं दिग्विजय सिंह को बताया था उस समय पे कि सरकार पूरी ओडी पे चली आपके 10 साल की, क्यों नहीं आपने एक्सपेंडिचर को खर्चा करने का और सरकार को उसको दुरुस्त करने का काम किया था? ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो रहा है, मुझे सक्सेना जी के पास आने दीजिए। प्लीज लेट मी कंक्लूड इट सर, प्लीज मैं फाइनल कमेंट लेता हूं देशदीप सक्सेना जी से। देशदीप सक्सेना जी, मुझे ये बताइए, ये आर्थिक स्थिति तो जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य की उसकी सरकार के काम करने के तरीके को लेकर के जोड़ी जाती है उससे। आने वाला समय में, क्योंकि 2-3 साल में बहुत कुछ डिलीवर करना है मोहन सरकार को और बीजेपी सरकार को, अब चूंकि 20-25 साल हम लोग अगर देखें तो एक ही पार्टी सत्ता में है, तो ये फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी भी खत्म करनी है, जो वादे किए हैं वो भी निभाने हैं। अब बजट की ये कसावट कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश अकेला राज्य परेशान नहीं है, उधर हिमाचल रो रहा है, उधर दूसरा हर राज्य रो रहा है कि केंद्र लगातार अपना फंड जो है वो कम करता जा रहा है राज्यों के विकास से, राज्यों की हिस्सेदारी से। ऐसे में आने वाले 3 साल हमारी मध्य प्रदेश सरकार के लिए कितने चैलेंजिंग? देखिए, थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन करना पड़ेगा मध्य प्रदेश सरकार को, थोड़ा कसावट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है। जो जिसे कहते हैं फिजूल खर्ची, वो मेरे ख्याल से हो सकता है ये शब्द पसंद ना आए सरकार के लोगों को, लेकिन वो उस पर थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी फिजूल खर्ची पे। और जैसे अभी लाडली बहना योजना की बात अंजलि जी कर रही थी, जो कि भोपाल की एक बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे लगता है कि उसका भी एक ऑडिटिंग होनी चाहिए उसकी, कि अब तक जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा हुआ तो कितनी विमेन एम्पावर्ड हो पाई, एक कंपेडियम बनना चाहिए। और एक जैसे सीएजी की रिपोर्ट आती है, वैसे एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि हमने इतने 1.25 करोड़, अभी जैसे 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को मिल रहा है, तो उनकी हालातों में, उनके जो सोशल हालात, इनके इकोनॉमिक हालातों में कितनी तरक्की हो पाई। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आने वाले समय में, कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या आ रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि फिजूल खर्ची रुकना चाहिए, और क्योंकि हम हर दूसरे महीने कर्ज ले रहे हैं 10,000-15,000 करोड़ रुपए का, हर महीने कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं, तो जो फिस्कल डिसिप्लिन मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में शुड बी द की वर्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अब हमें राज्य को आत्मनिर्भर बनना होगा, जो मोदी सरकार कहती है, और जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं है, वो राज्यों के लिए भी है कि अब आप केंद्र की तरफ देखना बंद कर दीजिए। हालांकि ये अलग बात है कि कई गुड्स के जो टैक्स थे जो सीधे राज्य सरकार के खाते में जाते थे, वो वित्तीय प्रबंधन करके बहुत अच्छे से केंद्र ने पहले अपने पास ले लिए और कहा कि आपको पैसा देंगे, उस विरोध को दबा दिया, और धीरे धीरे अब वो शेयर केंद्र कम कर रहा है। ये बड़ी परेशानी है राज्यों के सामने, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। अब विरोध करें भी तो किसका करें भाई, ऊपर भी बैठे अपने लोग हैं। इसलिए अब यही हो सकता है कि मध्य प्रदेश के जो आर्थिक हालात है उसकी सेहत बनाने के लिए थोड़ा सा वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। फ्रीबीज को लेकर के आर्थिक सर्वे जो खुद मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए, वो कांग्रेस ने पेश नहीं किए हैं, जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा बोझ राज्यों पर पड़ रहा है, केंद्र पर पड़ रहा है, इसे भी ठीक करना होगा। तो मोदी सरकार का एक डिपार्टमेंट अगर ये कह रहा है कि आपको इस तरफ ध्यान देना है, तो जाहिर सी बात है उस तरफ अब मध्य प्रदेश को ध्यान देना होगा, ताकि हमारी जो रफ्तार है विकास की वो धीमी ना पड़ पाए। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शिल्पी अग्रवाल जी का, दुर्गेश केसवानी जी का, देशदीप सक्सेना जी और अंजलि जैन जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।